वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके का पेपर, जिसमें हमने बेहतरीन 50 प्रश्न शामिल किए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आपने प्रीवियस एग्जाम में भी देखा होगा साथियों, खेल, उससे जुड़ी हुई शब्दावली और उससे जुड़े हुए खेल और नियम, ये सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार का यह प्रश्न है कि खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 12 खिलाड़ी, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 7 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 6। तो साथियों, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ी होते हैं, वो होते हैं 12। कितने? 12। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन एक यहाँ पर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ यानी कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? प्रश्न फिर से रिपीट करता हूं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 40, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 53, तीसरा है अनुच्छेद 43 यानी कि 43 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 54। तो साथियों, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा, अनुच्छेद जो 53 यानी कि जो आर्टिकल 53 है हमारा, वो काय से जुड़ा हुआ है? वो संघ की कार्यपालिका शक्ति से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, आगा खां पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या है प्रश्न की जो आगा खां पैलेस है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा तमिलनाडु में, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र में, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में और फोर्थ है पंजाब में। तो साथियों, जो आगा खान पैलेस है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस क्या है? वर्ल्ड टैबेको प्रोहिबिटेड डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष को कितनी तारीख या दिनांक को मनाया जाता है? ये हमें यहाँ पर बताना है कि वह कौन सा दिन होता है जब हम विश्व तंबाकू दिवस ऑब्जर्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 31 मई को, दूसरा ऑप्शन है 30 जून को, तीसरा ऑप्शन है 30 जुलाई को और फोर्थ ऑप्शन है 30 मई को। तो साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 मई, यानी कि 31 मई के दिन प्रत्येक वर्ष हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस ऑब्जर्व करते हैं या उसको मनाते हैं। ऑप्शन एक यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? क्या है प्रश्न कि वो कौन भारतीय महिला है जिन्होंने 2 ओलंपिक्स में अलग अलग मेडल जीते हैं? तो पहला ऑप्शन है साथियों हिमा दास, दूसरा ऑप्शन है पीवी सिंधु, तीसरा ऑप्शन है साइना नेहवाल और फोर्थ है मोनिका बत्रा। करेक्ट आंसर रहेगा साथियों हमारा पीवी सिंधु। कौन रहेगा? पीवी सिंधु। तो साथियों, पीवी सिंधु 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है पीवी सिंधु। और इन्होंने दोनों पदक किस खेल में जीते हैं? तो वो जीते हैं बैडमिंटन में। किसमें? बैडमिंटन में। तो आप ये भी याद रखें क्योंकि खेल उससे जुड़े हुए खिलाड़ी भी अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पीवी सिंधु ने जो 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं वो जीते हैं बैडमिंटन खेल में। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2023 एसएससी जीडी में आपसे पूछा गया था। निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसको माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम को, दूसरा ऑप्शन है हमारा राजराज प्रथम को, तीसरा ऑप्शन है दंती दुर्ग को और फोर्थ है विजयालय को। तो साथियों, चोल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है राजराज प्रथम को। किसको? यानी कि जो राजराज प्रथम था, इसको चोल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 235, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 239, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 233 और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 234। तो साथियों, करेक्ट आंसर रहेगा अनुच्छेद 239। ऑप्शन दूसरा यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन दूसरा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया है? यानी कि यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं। किसकी? रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। तो वह कौन सा राज्य है जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को क्या कर दिया साथियों? अपने राज्य में कंपलसरी यानी कि अनिवार्य कर दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा केरल, दूसरा है
गुजरात, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और फोर्थ है तमिलनाडु। ऑप्शन 4 यहाँ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, तो वो राज्य है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु की साथियों राजधानी क्या है, तो वो है चेन्नई। तो इन्होंने क्या किया है, तमिलनाडु वाले राज्यों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपने राज्य में कंपलसरी कर दिया है। कोई भी अगर नवीन मकान बनाता है तो उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हॉकी मैदान का आयाम क्या होता है। यहाँ पर हॉकी मैदान का आकार हमसे पूछा है, जैसे एसएससी जीडी 2023 में फुटबॉल का पूछा था कि फुटबॉल मैदान का आकार कैसा होता है, वही प्रश्न है। तो हॉकी मैदान का आयाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 51.4 गुणित 55 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 100 गुणित 55 मीटर, तीसरा है 90 गुणित 50 मीटर और फोर्थ ऑप्शन है 100.3 गुणित 50 मीटर। तो साथियों हॉकी के मैदान का जो डायमीटर आकार होता है वो होता है 51.4 गुणित 55 मीटर, यानी कि 55 मीटर चौड़ा और 51 मीटर ये क्या रहता है, लंबा रहता है 51.4। अगर हम एग्जैक्ट की बात करें तो ये हॉकी का मैदान हो गया। चलिए पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है, जिसे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था। तो हमें उस क्लासिकल डांस का नाम बताना है जिसका प्राचीन या पुराना नाम क्या था, वो था सदीर। और ये कहां पर परफॉर्म किया जाता है, तो मंदिरों में इसको परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है भरतनाट्यम, दूसरा ऑप्शन है कथकली, तीसरा ऑप्शन है कथक और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मणिपुर। करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो साथियों भरतनाट्यम का पूरा नाम क्या है, वो है सदीर। क्या है, सदीर। और इसको परफॉर्म कहां पर किया जाता है, तो मंदिरों में किया जाता है। कहां पर, मंदिरों में किया जाता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। कौन सा साथियों, तो जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है इसको किस वर्ष में शुरू किया था। आपने जब आप 2005 या 8-9 के लगभग स्कूल गए हुए तो आपने देखा होगा एक पेंसिल बनी होती थी, उस पर 2 बच्चे बैठे रहते थे, तो वो सर्व शिक्षा अभियान को ही दर्शाते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 2002, दूसरा ऑप्शन है 2001, तीसरा ऑप्शन है साथियों 2003 और फोर्थ है ऑप्शन 2000। तो साथियों सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये 2001 में शुरू किया गया था। कब, 2001 में इसको शुरू किया गया था। और इसको शुरू किसने किया था, तो उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इसको शुरू किया था। और इसका मकसद क्या था, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था, तो वो था साथियों 6 से लगाकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। क्या था, 6 से लगाकर 14 वर्ष के बच्चों तक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। क्या था, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा 2001। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है आरटीई के तहत, आरटीई अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करने का प्रावधान बनाया गया। क्या साथियों, तो आरटीई अधिनियम 2009 के वह कौन सा आर्टिकल था जिसके तहत स्कूल प्रबंधन समिति को गठन करने का प्रावधान बनाया गया। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। कब, तो जो साथियों आरटीई अधिनियम 2009 है हमारा, उसके आर्टिकल 21 के तहत क्या किया गया है, स्कूल प्रबंधन समिति यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन करने का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन 1 यहाँ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2005 में किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम। क्या था, 2005 में किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि वो कौन सा मंत्रालय या आयोग था जिसने 2005 में किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया था। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। पहला विकल्प है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दूसरा हमारा विकल्प है बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण और फोर्थ है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो साथियों किशोर अवस्था में जो शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया था वो किया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। किसने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 1937 में वर्धा, वर्धा कहां पर है, तो ये हमारे महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। तो अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी। फर्स्ट ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और फोर्थ है महात्मा गांधी ने। तो अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन जो शिक्षा की योजना है साथियों वो रखी थी महात्मा गांधी ने। किसने, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, इनके द्वारा रखी गई थी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक यानी डीपीएसपी जिसको हम बोलते हैं, राज्य की नीति निर्देशक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है। तो प्रश्न पूछ रहा है साथियों कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वह कौन सा आर्टिकल है जो सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 48, दूसरा है अनुच्छेद 47, तीसरा है अनुच्छेद 41 और फोर्थ है अनुच्छेद 42। करेक्ट आंसर रहेगा अनुच्छेद 48। कौन सा साथियों, जो संविधान का आर्टिकल 48 है वो सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन एक हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर के निर्देशों को इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है। क्या साथियों, हमें उस डिवाइस का नाम बताना है, जो भी हम कमांड देते हैं कंप्यूटर में उसको पहले अच्छे से पढ़ता है और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सीपीयू, दूसरा ऑप्शन है एएलयू, तीसरा ऑप्शन है सीयू और फोर्थ ऑप्शन है कैश। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर रहेगा सीपीयू। कौन? सीपीयू साथियों, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको हम बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो भी हम कंप्यूटर में कमांड देते हैं उसको पहले पढ़ता है और फिर उसके अनुसार उसको एग्जीक्यूट करके हमें फाइनल रिजल्ट देता है। तो कौन करता है? वो करता है सीपीयू। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। तो साथियों समाचार पत्र का नाम बताना है जो कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। तो फर्स्ट ऑप्शन है उदत मार्तंड। ये क्या है साथियों? उदत मार्तंड है, ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। दूसरा है हमारा ऑप्शन तरुण भारती, तीसरा ऑप्शन है आनंद बाजार पत्रिका और फोर्थ है केसरी। तो साथियों भारत का पहला हिंदी समाचार जो पत्र था वो था उदत मार्तंड। कौन था? उदत मार्तंड। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन एक, या इसको कई किताबों में उदित भी लिखा हुआ है। तो उदित मार्तंड से भी आप इसको कंफ्यूज ना करें, दोनों एक ही बात है। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली में शासन किया। तो साथियों जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली में क्या था, सल्तनत काल था जिसमें 5 अलग अलग वंशों ने शासन किया था। किसने? 5 अलग अलग वंशों ने शासन किया था। तो प्रश्न हमसे उनका क्रम पूछ रहा है कि खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। फर्स्ट ऑप्शन है लोधी वंश ने, दूसरा ऑप्शन है तुगलक वंश ने, तीसरा ऑप्शन है राजपूत वंश ने और हमारा 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा कि सैयद वंश ने। तो साथियों करेक्ट आंसर रहेगा इसका तुगलक वंश ने। किसने? तो खिलजियों के जाने के बाद ठीक कौन आ गए थे? तो वो तुगलक आ गए थे। साथियों इसकी एक ट्रिक भी है कि गुलाम, या इसको गुलाब बोलते हैं, गुलाब खिले तो क्या है? गुलाब खिले तो सैयद लोधी से मिले। क्या है? सैयद लोधी से मिले, ये इसकी ट्रिक है, लोधी से मिले। अब इसको मैं आपको अच्छे से करके बता देता हूं। तो साथियों गुलाब से हो जाएगा यहाँ पर हमारा गुलाम वंश। कौन सा हो जाएगा? गुलाम वंश, है ना। फिर खिले से हो जाएगा साथियों खिलजी वंश। कौन सा हो जाएगा? खिलजी वंश। इसके अलावा साथियों अगर तो से हम बात करें तो वो रहेगा तुगलक। कौन सा रहेगा? तुगलक। और सैयद और लोधी एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। तो ये साथियों इसकी एक ट्रिक है। और फिर आ जाएगा आखिरी में लोधी। कौन आ जाएगा? लोधी आ जाएगा, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये आखिरी में आ जाएगा लोधी। तो साथियों 5 वंश थे। तो पहला है हमारा गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक, फोर्थ है सैयद और पांचवा है लोधी। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक भी बता दी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। गुलाब खिले तो सैयद लोधी से मिले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या है प्रश्न साथियों? कि जो भारत में मैग्नीज अयस्क है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है बिहार और फोर्थ है हमारा राजस्थान। तो साथियों करेक्ट आंसर इसका रहने वाला है ओडिशा। क्या रहने वाला है? ओडिशा। तो भारत में सबसे ज्यादा जो मैग्नीज अयस्क है उसका उत्पादन कौन करता है? तो वो ओडिशा राज्य करता है। लेकिन साथियों अगर आपसे प्रश्न पूछें कि भारत में सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन कौन करता है, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। कौन रहेगा? मध्य प्रदेश। तो साथियों जो उड़ीसा है यहाँ पर मैग्नीज अयस्क निकलता है, लेकिन मध्य प्रदेश में उसको शुद्ध करके सबसे ज्यादा मैग्नीज निकाला जाता है। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज अयस्क पूछे तो उड़ीसा और सिर्फ मैग्नीज पूछे तो मध्य प्रदेश। पूरे विश्व की हम बात करें साथियों तो वो उसमें नंबर 1 रहेगा चीन। पूरे विश्व में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है, लगभग 37% के समथिंग। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, RMSA का पूर्ण रूप क्या है? किसका? RMSA का पूर्ण रूप यानी किसका हमें फुल फॉर्म बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय उच्च मध्यम शिक्षा अध्यक्ष, दूसरा है राष्ट्र माध्यमिक सर्व शिक्षा अभियान,
तीसरा ऑप्शन है राष्ट्र मधुर समिति अभियान और फोर्थ है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो साथियों जो RMS है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है? क्या प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान जो निगम है उसका उत्पाद यानी कि उसका प्रोडक्ट नहीं है? उसका प्रोडक्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रुपे, दूसरा ऑप्शन है एकीकृत भुगतान अंतःपृष्ठ, तीसरा है विदेशी मुद्रा भंडार और फोर्थ है भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम, है ना। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन तीसरा विदेशी मुद्रा भंडार। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद कौन सा नहीं है? तो वो है विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन करेंसी जो हमारी थी विदेशी मुद्रा भंडार, वो साथियों भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है। बाकी रुपे कार्ड, एकीकृत भुगतान अंतःपृष्ठ और भारत इंटरफेस फॉर मनी ये सभी किसके प्रोडक्ट हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के प्रोडक्ट हैं। और जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रोडक्ट है निगम है ये किसके अंतर्गत आता है? तो साथियों सीधे RBI के अंडर में आता है। किसके? RBI के अंडर में आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? प्रश्न पूछा है कि कौन सी जो नदी है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है बेतवा नदी, दूसरा है चंबल नदी, तीसरा है हिंडन नदी और फोर्थ हो जाएगा गंडक नदी। तो साथियों करेक्ट आंसर रहेगा इसका गंडक नदी। बाकी चंबल, बेतवा और हिंडन तीनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं, लेकिन गंडक नदी यमुना की सहायक नहीं है। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ आकर मिलती है? तो साथियों जो अलकनंदा नदी है वो भागीरथ नदी में आकर कहाँ पर मिलती है हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है चंपावत में, दूसरा ऑप्शन है प्रयागराज में, तीसरा ऑप्शन है देहरादून में और फोर्थ है देवप्रयाग में। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इसका देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में। तो जो अलकनंदा नदी है वो भागीरथ नदी में आकर कहाँ मिलती है? तो वो देवप्रयाग में आकर मिलती है। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? कौन सा अधिनियम? तो साथियों यहाँ पर पूछा है आयुध अधिनियम ये किस वर्ष पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1951 में, दूसरा ऑप्शन है 1959 में, तीसरा ऑप्शन है 1964 में और फोर्थ ऑप्शन है 1955 में। करेक्ट आंसर रहेगा साथियों इसका हमारा 1959 में। कब? तो भारत में जो आयुध अधिनियम है ये कब पारित किया गया था? तो 1959 में इसको पारित किया गया था। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत में अनलीगल जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनेशन है उन पर रोकथाम करना। तो भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1959 में इसको पारित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है पेपरमिंट मेंटोस कैंडी, दूसरा है चॉकलेट सिरप, तीसरा है बड़ा प्लास्टिक टब या ग्राउंड कवर और फोर्थ है डाइट कोक। करेक्ट आंसर रहेगा चॉकलेट सिरप। क्या रहेगा? चॉकलेट सिरप। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है भारतीय मानक समय जो कि ग्रीनविच माध्य रेखा है उससे कितना आगे है? क्या प्रश्न पूछा है कि जो भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच मेन टाइम लाइन से कितना आगे है? फर्स्ट ऑप्शन है उससे 2 घंटा आगे है, दूसरा ऑप्शन है 3 घंटे 45 मिनट आगे है, तीसरा ऑप्शन है 7 घंटे 15 मिनट आगे है और फोर्थ ऑप्शन है 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो साथियों जो भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच मेन टाइम से 5 घंटे कितना? 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन 4 आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? किसका? मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? पहला ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है बृहदत्त और फोर्थ ऑप्शन है अशोक। कौन? अशोक। करेक्ट आंसर रहेगा चंद्रगुप्त। कौन? चंद्रगुप्त। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? क्या है प्रश्न कि वो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 36, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 14, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 19 और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 23। क्या है? अनुच्छेद 23।
इसका साथियों करेक्ट आंसर हमारा रहेगा अनुच्छेद 14। कौन सा? तो साथियों कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट कौन करता है? तो वो करता है अनुच्छेद 14। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। नील विद्रोह, यहाँ तक कि इस पर यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन था जो कि बंगाल भारत में कब शुरू हुआ था? क्या था साथियों? तो जो नील का उत्पादन था वो किसानों से जबरन अंग्रेज करवाया करते थे, तो उसके विरोध में एक नील विद्रोह शुरू हुआ था। तो नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन था और ये बंगाल में कब शुरू हुआ था हमें बताना है। पहला ऑप्शन है 1889 में, दूसरा ऑप्शन है 1861 में, तीसरा ऑप्शन है 1857 में और फोर्थ ऑप्शन है 1859 में। साथियों करेक्ट आंसर रहेगा 1859 में। 1859 में साथियों जो बंगाल राज्य आज का हमारा, वहां पर नील विद्रोह शुरू किया गया था। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले प्रथम भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? क्या है प्रश्न कि फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना के अधिकारी कौन थे? पहला ऑप्शन है विक्रम बत्रा। कौन था? विक्रम बत्रा। दूसरा है करम सिंह, तीसरा ऑप्शन है सेम मानकशाह और फोर्थ है के एम करियप्पा। तो करेक्ट आंसर रहेगा साथियों इसका सेम मानकशाह। कौन? तो फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले प्रथम भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो वो थे साथियों सेम मानकशाह। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन तीसरा। अभी इन पर एक मूवी भी आई है विकी कौशल वाली, आप सभी ने देखी भी होगी, वो इनके जीवन पर ही आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है भारत में द्रि उत्सव की शुरुआत कहां से हुई थी? किसकी? द्रि उत्सव की शुरुआत कहां से हुई थी हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है नागालैंड से, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश से, तीसरा ऑप्शन है असम से और फोर्थ ऑप्शन है मणिपुर से। तो साथियों भारत में जो द्रि उत्सव है इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो हुई थी अरुणाचल प्रदेश से। कहां से? अरुणाचल प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी द्रि उत्सव। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वो है ईटानगर। क्या है? ईटानगर। और साथियों आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जितनी भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम होती है वो उन सभी की तैयारी करवाई जाती है। अभी हाल फिलहाल में हमारे चैनल पर साथियों एसएससी जीडी, इसके अलावा आरपीएफ, इसके अलावा साथियों आईटीबीपी और इसके साथ साथ आपका सीआईएसएफ, इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो साथियों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? साथियों प्रश्न फिर बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? फर्स्ट ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, दूसरा ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, तीसरा ऑप्शन है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने और फोर्थ ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो साथियों जो दुर्गेश नंदिनी उपन्यास है ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन 4 यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? कौन सा? साथियों भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में, दूसरा ऑप्शन है औरंगाबाद में, तीसरा ऑप्शन है अजमेर में और फोर्थ ऑप्शन है बीजापुर में। तो साथियों जो प्रसिद्ध गोल गुंबद है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बीजापुर में स्थित है। कहाँ पर? बीजापुर में स्थित है। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक भारतीय युद्ध कला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई है? तो साथियों हमें बताना है कि एक जो भारतीय युद्ध कला है जिसकी उत्पत्ति कहां पर हुई है वो केरल राज्य में हुई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है गतका, दूसरा ऑप्शन है कराटे, तीसरा ऑप्शन है कलारीपट्टू और फोर्थ है मैथई। तो साथियों करेक्ट आंसर रहेगा कलारीपट्टू। क्या रहेगा? तो साथियों जो कलारीपट्टू मार्शल आर्ट या युद्ध कला है इसकी शुरुआत कहां पर हुई है? तो इसकी शुरुआत भारत के केरल राज्य में हुई है। अच्छा केरल की राजधानी क्या है? तो है तिरुअनंतपुरम। क्या है? तिरुअनंतपुरम। नाम बहुत बड़ा है ये, है ना। करेक्ट आंसर क्या है? कलारीपट्टू हमारा। एक भारतीय युद्ध कला कौन सी जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई? तो उसकी वही है कलारीपट्टू की। चलिए विद्युत जामवाल आपने देखा ही होगा, वो कलारीपट्टू ही करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। किस अधिनियम में भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था? क्या है प्रश्न कि किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था? तो पहला ऑप्शन है साथियों हमारा चार्टर अधिनियम 1853, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, तीसरा है भारत परिषद अधिनियम 1892 और फोर्थ है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो साथियों जो भारतीय परिषद थी इसको भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था। किसके अंतर्गत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन दूसरा यहाँ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर
रहने वाला है। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम खेल में कांस्य पदक जीता? क्या है जो टोक्यो ओलंपिक 2020 था उसमें किस खेल में भारत की टीम ने हॉकी में सॉरी कांस्य पदक जीता? मैंने आंसर ही बोल दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बास्केटबॉल, दूसरा है टेबल टेनिस, तीसरा है बैडमिंटन और फोर्थ है मैदानी हॉकी। तो साथियों करेक्ट आंसर रहेगा मैदानी हॉकी। और साथियों 2020 ही नहीं 2024 का जो पेरिस ओलंपिक था, कौन सा? पेरिस ओलंपिक, वहां पर भी जो भारत की हॉकी टीम है उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने यहाँ पर भी जीता है। तो ट्वाइस बार हो गया है, 2020 में भी और 2024 में भी। तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो हॉकी में जीता, और हॉकी में ही 2024 में भी फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आपके करंट अफेयर्स के लिहाज से भी इंपोर्टेंट हो गया। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों को पुनर्गठन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? साथियों उस समय के करंट अफेयर्स के लिए से लिहाज से इंपोर्टेंट है, आपके समय ये नहीं पूछा जाएगा, तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, वो है केवी कामत समिति। कौन सी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी में जो ऋण प्रभावित लोग थे उनके पुनर्गठन के लिए केवी कामत समिति का गठन किया गया था। तो ये हमारा उस समय के हिसाब से इंपोर्टेंट था। आज ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे अगर आज के वर्तमान में अगर पूछा जाए तो आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है ये कि केवी कामत समिति निम्न में से किससे संबंधित है? क्या प्रश्न? कि केवी कामत समिति निम्न में से किससे संबंधित है, और वहां पर आपको अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको बताना है कि कोविड 19 महामारी प्रभावित ऋण के पुनर्गठन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं पाए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो साथियों जो हमारा सौर मंडल है उसमें पहले के 4 ग्रह और फिर अंत के 4 ग्रह, अब इनके बीच में क्या है साथियों, बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे ग्रह हैं, या उनको क्या बोलते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, वो हमें बताना है। तो चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, तो हमें बताना है। तो साथियों पहला ऑप्शन है धूमकेतु, दूसरा है उपग्रह, तीसरा है शुद्ध ग्रह और फोर्थ है बोना ग्रह। तो साथियों जो पुच्छल टुकड़े जो यहाँ पर परिक्रमा करते हैं उनको बोलते हैं शुद्ध ग्रह। क्या बोलते हैं उनको? शुद्ध ग्रह बोला जाता है। ये यहाँ पर मंगल ग्रह हो गया और ये हमारा हो गया बृहस्पति ग्रह। कौन सा हो गया? बृहस्पति ग्रह। तो इन दोनों के बीच में जो परिक्रमा करते हैं उनको बोलते हैं शुद्ध ग्रह। क्या बोला जाता है उनको? शुद्ध ग्रह। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 30। मंगल के बाद ये हमारी पृथ्वी होगी, फिर ये हमारा विनस यानी कि शुक्र हो गया है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी ज्योग्राफी का। महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? सत्य में प्रश्न बताना है कि जो महानदी है बेसिन है इसका विस्तार किस राज्य में नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और फोर्थ है हमारा छत्तीसगढ़। तो साथियों करेक्ट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। कौन सा? तो साथियों जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है यहाँ पर महानदी बेसिन का विस्तार नहीं है। बाकी उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में आपको महानदी बेसिन का विस्तार देखने को मिल जाएगा। साथियों उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो राजधानी क्या है इसकी? लखनऊ। क्या हो जाएगी? लखनऊ। मुख्यमंत्री आप जानते होंगे योगी आदित्यनाथ, है ना। यहाँ के मुख्यमंत्री को कौन नहीं जानता है? तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं, सीएम। और ये किसकी हो जाएगी? कैपिटल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ यानी कि टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, दूसरा है बाजीराव, तीसरा ऑप्शन है टीपू सुल्तान और फोर्थ है आसफ जहां फर्स्ट को। तो साथियों मैसूर का बाघ कहा जाता है किसको? टीपू सुल्तान को। इसको टीपू सुल्तान को। तो मैसूर का बाघ किसको कहते हैं? टीपू सुल्तान को। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछा था है, श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके द्वारा साइन करी गई थी? तो टीपू सुल्तान के द्वारा साइन करी गई थी। किसके साथ करी गई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशों के साथ करी गई थी। ब्रिटिश के साथ वो करी गई थी। ये बहुत ज्यादा प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा था है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किसने साइन करी? टीपू सुल्तान ने। किसके साथ? ब्रिटिश के साथ। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट यानी कि साथियों कैंसर, है ना, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कैंसर रोग के उपचार के लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम 27, दूसरा ऑप्शन है कोबाल्ट 60, तीसरा ऑप्शन है सीसा 64 और फोर्थ ऑप्शन है आयरन 56। तो साथियों कोबाल्ट 60, क्या जो हमारा कोबाल्ट 60 है इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? C60 इसका इस्तेमाल किया जाता है कैंसर रोग के उपचार के लिए। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई है? फर्स्ट ऑप्शन है 2012 में, दूसरा ऑप्शन है 2013 में, चौथा ऑप्शन है 2014 में, और ऑप्शन तो 4 ही है, फिर मैंने 5 कौन से बोल दिया। चलिए फिर से रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है 2012 में, दूसरा ऑप्शन है 2013 में, तीसरा ऑप्शन है 2014 में, और फोर्थ ऑप्शन है 2017 में। तो राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की साथियों स्थापना करी गई थी 2014 में। कब? 2014 में करी गई थी। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। और साथियों ये हमारे चैनल का नाम है रियल जीके एनालिसिस, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। लोगों मैंने कैसा अच्छा डिजाइन किया ना, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने अमित्र घाट की उपाधि दी है? तो साथियों वो कौन से भारतीय राजा थे जिसको जो यूनानी लेखक थे उन्होंने अमित्र घाट की उपाधि दी है? फर्स्ट ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर, दूसरा है अलेक्जेंडर, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, और फोर्थ है बिंदुसार। क्या है? बिंदुसार। तो साथियों करेक्ट आंसर रहेगा बिंदुसार। कौन? तो जो बिंदुसार था साथियों, इसको किसकी अमित्र घाट या अमित्र घाट है ना, कहीं कहीं अमित्र घाट भी मिलेगा, और अमित्र घाट इसकी उपाधि दी है। और देने वाले कौन है? तो वो है यूनानी लेखक। यूनानी लेखक ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितने सीटें हैं? सबसे बड़ा राज्य आप सभी को पता होगा, तो सीटें भी सबसे ज्यादा ही होंगी। तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितने सीटें हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 31, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा है 18, और चौथा ऑप्शन है 10। तो साथियों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा टोटल सीटें हैं वो कितनी? 31 है। कितनी है? 31 है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1। अगर लोकसभा की आपसे पूछ ले किसकी, लोकसभा की साथियों, तो वो है 80। कितनी? 80। और लोकसभा हमारा क्या है? लोअर हाउस है, लोअर हाउस। और जो राज्यसभा है साथियों, ये क्या है? हमारा अपर हाउस है। क्या है? अपर हाउस है राज्यसभा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है? तो वह कौन महाशय थे जिन्होंने बोला है कि जो भारतीय संविधान है ये सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है? फर्स्ट ऑप्शन विंस्टन चर्चिल, दूसरा ऑप्शन है ग्रेनविल ऑस्टिन, तीसरा ऑप्शन है एमवी पाइली, और फोर्थ ऑप्शन है केसी वेयर। क्या है? केसी वेयर। तो साथियों वो थे ग्रेनविल ऑस्टिन। कौन थे? ग्रेनविल ऑस्टिन, जिन्होंने साथियों जो भारत का संविधान है उसको सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज कहा है। और साथियों ये क्या है? तो ये अमेरिकी इतिहासकार हैं। अरे सॉरी, ये क्या है? तो साथियों ये एक अमेरिकी इतिहासकार हैं। कौन? ग्रेनविल ऑस्टिन। और इनको भारत का जो पद्म विभूषण है उससे भी इनको, सॉरी पद्मश्री है ना, पद्मश्री से भी इनको नवाजा जा चुका है ना। चलिए ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या है प्रश्न? कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन देखते हैं, ये वन भारी हिमपात वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरा है, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है और उसके बाद अति शुष्क मौसम रहता है। तीसरा ऑप्शन है, ये वन बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, ये सदाबहार वन होते हैं। तो साथियों उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन हम किसको बोलते हैं? तो वे वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा के कुछ हिस्सों में, यानी कि कुछ समय में, हिस्सा यानी कि कुछ समय में भारी वर्षा होती है और उसके बाद अति शुष्क मौसम रहता है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट टिक करें। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान क्या है? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा राज्य के किस जिले में स्थित है? पहला है करनाल में, दूसरा है गुरुग्राम में, तीसरा है हिसार में, और फोर्थ है पानीपत में। तो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल, क्या है साथियों? नेशनल सोलर पावर इंस्टीट्यूट, क्या है? एनएसपीआई। इसका जो साथियों जो हेडक्वार्टर है वो है आपके गुरुग्राम हरियाणा में। कहां पर? गुरुग्राम हरियाणा में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा बरसात के मौसम में गाया जाने वाला एक गीत है, यानी कि यूपी और उससे जुड़े हुए स्टेट, यानी कि जैसे कि हमारा एमपी। तो उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बरसात के मौसम में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। फर्स्ट ऑप्शन है बिहू, दूसरा है दसकी थिया, तीसरा है कजरी, और फोर्थ है भूता। तो साथियों उत्तर प्रदेश और आसपास की महिलाएं बारिश के दौरान कौन सा गीत गाती है? तो कजरी गीत गाती है। कौन सा? कजरी गीत गाती है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। जो बिहू है ये असम का एक लोक नृत्य है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने निदेशक सिद्धांतों को बैंक द्वारा देय चेक के रूप में वर्णित किया जब बैंक के संसाधन अनुमति देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन सीडी देशमुख, दूसरा है ग्रेनविल ऑस्टिन, तीसरा ऑप्शन है आइवर जेनिंग्स और फोर्थ ऑप्शन है केटी शाह। साथियों करेक्ट आंसर रहेगा केटी शाह। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर व्यापार, धर्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था जिसको गुप्त साम्राज्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? तो पहला ऑप्शन है बनारस, दूसरा ऑप्शन है उज्जैन, तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कौशाम्बी। तो साथियों करेक्ट आंसर रहने वाला है उज्जैन। क्या? तो साथियों उज्जैन को जो गुप्त राजा थे, कौन थे जो गुप्त शासक थे, उन्होंने क्या बनाया था? अपना व्यापार के अलावा अपना धर्म और संस्कृति, व्यापार धर्म और संस्कृति की इसको राजधानी बनाया था गुप्त शासकों ने। तो ये कौन सा शहर है साथियों? तो वो है उज्जैन। कौन सा है? उज्जैन। किस राज्य में आता है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो वो है अवंतिका। क्या है इसका प्राचीन नाम? अवंतिका प्राचीन नाम है। और यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में क्या लगता है? सिंहस्थ भी लगता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। क्या है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। इतनी सभी खूबियां लेकर अपने हुए समेटे है उज्जैन। यही कारण है कि क्या था? गुप्त साम्राज्यों की दूसरी राजधानी थी। इसके अलावा यहाँ पर साथियों वेदशाला भी है, जंतर मंतर वेदशाला भी यहाँ पर स्थापित करी गई है। चलिए अगला इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं 50 नंबर का। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए? क्या है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए हैं? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, दूसरा है कनाडा के संविधान से, तीसरा है आयरिश संविधान से और फोर्थ ऑप्शन है फ्रांसीसी संविधान से। करेक्ट आंसर रहेगा साथियों फ्रांस के संविधान से। तो साथियों जो फ्रांस का संविधान है वहां से हमने क्या लिया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत हमने कहां से लिया है? तो हमने फ्रांस देश से लिया है। फ्रांस की राजधानी क्या है साथियों? पेरिस, जहां पर हाल फिलहाल में क्या हुए थे? ओलंपिक खेल हुए थे। राष्ट्रपति कौन है? वो है एमेनुअल मैक्रोन। कौन है? एमेनुअल मैक्रो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इसका महाद्वीप कौन सा है? तो वो है यूरोप महाद्वीप। आपसे कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 फ्रांसीसी संविधान से हमने क्या लिया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया है। तो साथियों यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चंस तो हमारे जीके के थे उनको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूं कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि वो भी तैयारी आपके साथ कर सकें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम डेली आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। और लास्ट में यही कहूंगा, जय हिंद। चलिए वीडियो को अब हम यहाँ पर एंड करते हैं।